जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा में। अब आप लोगों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने का समय आ गया है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है समय अब लगभग 1 महीना बचा है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक जितना पढ़े हैं वो काफ़ी है। आप रिवीजन कर लीजिए, क्विक रिवीजन, सभी विषयों को एक बार ज़रूर देख लें। जो चैप्टर आपने छोड़ दिया है उसको अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के भी ऑप्शन है, आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर वाइज जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एक एक करके आपको विस्तृत हम बता रहे हैं। अगर लगातार यहाँ से लेकर एग्ज़ाम तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं और हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, कि जो मैं प्रश्न बताऊंगा उसको आप याद कर लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं जो 60% मार्क्स आ जाएंगे, बशर्ते कि मैंने जो क्वेश्चंस अभी आपको बता रहे हैं, मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब के सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे बुक में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को हम निचोड़ कर लाए हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को पता होगा पहला जो चैप्टर है आपका है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में पहला चैप्टर यही है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। उससे हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अभी देख लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से प्रबंध है, तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, ये आपको समझना है। एग्जाम में ऐसा रहेगा, प्रबंध है ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी दोनों, तो आपको दोनों में टिक करना है। ये ए और बी में नहीं माना है, आपको उस कंडीशन में सी पर सर्कल करना रहता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। तो प्रबंध का उद्देश्य नहीं है नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण करना ये काम प्रशासन का है, जो हाई लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनका काम है नीति बनाना, या ये कहें जो उस संगठन के संस्थापक होते हैं उनका काम है नीति निर्धारण करना। और प्रबंध का काम है वो जो नीति बना के दिया है उस नीति को फॉलो करना। प्रबंध का उद्देश्य नीति निर्धारण करना नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है नीति निर्धारण कार्य। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उच्च स्तरीय प्रबंध का। नीति निर्धारण का जो कार्य है ये उच्च स्तरीय प्रबंध करता है, जनरली इसमें प्रशासक ही भाग लेते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किनका है? प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने कहा है जो प्रबंध एक पेशा है। अगला है जो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह स्टेटमेंट लॉरेंस ए एप्ले का है। लॉरेंस ए एप्ले ने कहा है जो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। हम आपको कम समय में जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, आप अगर एक दो बार वीडियो को शुरू से लास्ट तक सुन लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आपको जैसे ही प्रश्न दिखेगा ऑप्शन याद आ जाएगा। ठीक है, अगला है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो हम सभी लोग जानते हैं विकास के लिए कुशल प्रबंध होना बहुत जरूरी है। बिना कुशल प्रबंध का हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी देश हो, विकास के लिए कुशल प्रबंध मस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार जो होता है वो होता है समन्वय। ठीक है, 7वां प्रश्न है प्रबंध का सार है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर समन्वय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य? देखिए प्रबंध के 5 कार्य है, मुख्य जो है 5 कार्य है, लेकिन जॉर्ज आर टेरी ने कहा है जो प्रबंध का सिर्फ 4 ही कार्य है। कितना कार्य है? 4। समझ रहे हैं? तो प्रबंध का 4 कार्य कौन कौन है? तो
10वां प्रश्न है कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य। कुंटज एवं ओडोनेल प्रबंध के कितने कार्य को बताया है? 5 कार्य को। चलिए अगला प्रश्न है प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की प्रकृति में आता है जन्मजात और अर्जित प्रतिभा, यानी कि प्रबंध की प्रकृति में जन्मजात भी होता है और अर्जित प्रतिभा भी होता है। ठीक है, प्रबंध कला है। तो प्रबंध कला है स्वयं काम करने की तथा दूसरों से भी काम लेने की। खुद भी काम करता है और दूसरों से कैसे काम करवाया जाता है यह भी प्रबंध सिखलाता। आगे भारत में प्रबंध है। तो भारत में प्रबंध क्या है? तो आवश्यक है। भारत में प्रबंध क्या है? आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 जो है वह है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है F.W. टेलर। F.W. टेलर प्रबंध के पिता है। इनका जन्म जो है 1856 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है वो 1915 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जन्म स्थान जो है वो है फिलाडेल्फिया, अमेरिका। जन्म स्थान किसका? F.W. टेलर का। F.W. टेलर का जन्म हुआ है अमेरिका में। ठीक है, चलिए इनका जो जन्म तिथि है वो है 1856, मृत्यु तिथि है 1915। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रशासनिक प्रबंध के पिता। तो प्रशासनिक प्रबंध के पिता कहा जाता है हेनरी फ्योल को, जो खनन इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल क्या थे? खनन इंजीनियर। इनका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1925 में। ठीक है, इन दोनों बातों को जरूर ध्यान रखें क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्टली ये पूछ देता है जो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, तो F.W. टेलर हो जाएगा। टेलर के बारे में पूछ देता है जन्म कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? तो 1856 में। मरे कब? 1915 ईस्वी में। ठीक है, ये वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है। प्रशासनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल को कहा जाता है। ये खनन इंजीनियर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1841 ईस्वी में। कब हुआ था? 1841 में। मरे कब? 1925 में। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है मानसिक क्रांति मूलाधार है। तो मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का, देखिए मानसिक ये माथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रेन से जुड़ा हुआ चीज है, तो वो आएगा वैज्ञानिक प्रबंध में। इतना बात ध्यान में रखिए। आगे है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। तो टेलर ने समय को भी यूज किए, गति को भी ध्यान दिया और थकान को भी स्टडी में लाया। ठीक है, कितना टाइम होता है, क्या स्पीड रहता है और क्या इसमें हरासमेंट होता है, सभी बातों को ध्यान में रखे थे टेलर ने। आगे है वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ कब हुआ? तो वैज्ञानिक प्रबंध 1913 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? 1913 ईस्वी में। ठीक है, आगे है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण। हम सभी जानते हैं कोई भी जो सिद्धांत होगा वो 100% कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा प्रश्न अगर पूछे प्रबंध के सिद्धांत नहीं है तो नहीं है में संपूर्ण इसका आंसर होता है। आगे है प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत है सार्वभौमिक। सभी जगह प्रबंध के सिद्धांत आपको दिख जाएंगे। आगे है वो वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। तो वैज्ञानिक प्रबंध में 75% जो है वो एनालिसिस है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है कितना? 75%। आप सबों को मैं जरूर बता देना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आप लोग तो पढ़े हैं बहुत दिनों से, अपने अपने टीचर के पास पढ़ रहे हो, अगर मेरा प्रश्न आपको भी लग रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा जो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल मैसेज आ रहा था, तो हमने सोचा जो अब क्यों ना, जब समय बहुत कम बचा है तो हम स्टूडेंट्स के हित में जो भी हमसे बन पड़े मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक एक करके सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब अपलोड कर देंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। ठीक है,
अगला है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है। तो प्रबंधक जो होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तो अनुभव के आधार पर ही कोई सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ठीक है, तो संसाधनों का कार्यों में विभाजित करना चाहिए। ये जो है बात, संसाधनों का कार्यों में विभाजित करना चाहिए, ये कार्य विभाजन सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ जो है ना डिस्क्राइब करता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है व्यवसायिक वातावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब डिक्लेयर हुआ था। तो जुलाई 1991 में। इसके 3 अंग थे। नई आर्थिक नीति के प्रमुख 3 अंग थे, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। नई आर्थिक नीति के कितने अंग हैं? 3, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। इस चैप्टर से बस 5 ही क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं 5 ही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन चैप्टर से जो बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही 5 है। ठीक है, तो आपको याद, ये 5 कम से कम, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो ये 5 जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, आगे है भारत में उदारीकरण की नीति रही है। तो भारत में उदारीकरण की नीति सफल रहा है। भारत में उदारीकरण की नीति रही है सफल, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। तो व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता में कर्मचारी नहीं आता है। ठीक है, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, उसमें आप कर्मचारी को टिक कर दीजिएगा। आगे उदारीकरण का क्या अर्थ होता है। तो उदारी देखिए नाम से ही स्पष्ट है, उदार। उदार का मतलब होता है जो सरकारी जो बाध्यता होता है ना उसमें कमी आएगी। जैसे लाइसेंस लेने का, तो जहां बहुत एसेंशियल हो वहीं लाइसेंस की बाध्यता सरकार ने रखा है, बाद बाकी जगह पर लाइसेंस की बाध्यता को भी खत्म कर दिया। यानी कि थोड़ा उदारता दिखाना, यानी कि आसानी से किसी के उपक्रम को स्थापित होने देना, ये था उदारीकरण में। वैश्वीकरण में क्या था, तो पूरे विश्व को एक बाजार बना दिया। ठीक है ना, कोई भी कहीं जाके व्यापार कर सकता है। ठीक है, और बेहतर काम करने के लिए कुछ इकाइयों को निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया गया है, जो निजीकरण के रूप में जाना जाता है। तो व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर हम बता देते हैं। इसमें जो वाइटल प्रश्न है 1, 2 आप जरूर देख लीजिएगा, चौथा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहला चैप्टर था प्रबंध की प्रकृति। तो इस वीडियो में हम इन 3 चैप्टर को डिस्क्राइब किए हैं। चूँकि बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बनाए हैं, तो और वीडियो को हम बहुत लंबा बनाना नहीं चाहते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, तो 15 मिनट, 17 मिनट, 10 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक होगा वो हमको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हम एक दिन में कम से कम 2-3 वीडियो चाहेंगे जो अपलोड कर दें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।